एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और आज हम करेंगे इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और इसके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ करा दिया है। और आज बारी आती है इस चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप सभी जो है इसको लाइक शेयर कर दीजिए। अब शुरू करते हैं अपन भारत में राष्ट्रवाद को। अभी अपन ने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था, अब अपन पढ़ने वाले हैं भाई साहब किसको? भारत में राष्ट्रवाद को। जी हाँ, भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू होता है। तो जैसे कि अपनी परंपरा है, सबसे पहले अपन क्या जानते हैं? चैप्टर के परिचय को। चैप्टर के परिचय के द्वारा, इंट्रोडक्शन के द्वारा वो सारे टॉपिक्स अपन जान लेते हैं जो अपन पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखें भैया परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे पहले देखें भैया 1918 तक पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1914 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध की थोड़ी बहुत बातें करेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बातें करेंगे। उसके बाद हम बातें करेंगे सत्याग्रह की। गांधी जी जो लेके आए थे, गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। कहां से आए थे? लौट के थे तो भारत के ही, पर आए कहां से थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे 21 वर्षों के बाद। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग भी किया था। किस लिए किया था गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद या नस्ल भेद की नीति के खिलाफ, जो कि वहां गोरे और कालों के बीच रंग भेद की नीति थी, उसके खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब आप पूछेंगे कि सत्याग्रह क्या होता है? तो भैया सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी सत्याग्रह के सिद्धांत में बात करते थे। गांधी जी के दो प्रमुख नैतिक मूल्य हुआ करते थे, सत्य और अहिंसा। यानी कि हम सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शस्त्र के हम देश को आजादी दिलाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रोलेट एक्ट 1919 के बारे में। क्या बातें थी भैया रोलेट एक्ट में? रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक ऐसा काला कानून था। जी हाँ, रोलेट एक्ट को काला कानून नाम दिया गया था। ऐसा काला कानून हुआ करता था जिसमें राजनीतिज्ञों को, ठीक है, पॉलिटिशियंस को, इंडियन पॉलिटिशियंस को, भारतीय राजनीतिज्ञों को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिससे उनकी सारी गतिविधियां रुक जाती थी। और ये कानून जो था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून होता था। गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन पर कोई मुकदमा भी दायर नहीं करने दिया जाता था। उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद देखें, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की बात करेंगे। रोलेट एक्ट आया, उसके विरोध में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। रोलेट एक्ट जैसे ही आया, उसी के साथ साथ क्या होता है, जलियांवाला बाग कांड की बात भी सामने आती है, तो उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि शहरों में आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, महिलाएं पुरुष सभी विरोध करते हैं। ग्रामीण इलाकों में कई विद्रोह देखने को मिलते हैं। बागानों में स्वराज की बातें करी जाती हैं। जी हाँ, असम के चाय बागान में जबरन भारतीय मजदूरों से काम कराया जाता है। उनके लिए किसी भी प्रकार की आजादी नहीं होती है। वो जो बागान में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको बागान के भीतर ही 24 घंटे रहना होता है, ठीक है, बाहर जाने आने नहीं दिया जाता है। तो उन मजदूरों को स्वतंत्र कराने की बात होती है, बागानों में स्वराज की बात होती है। इतनी सब बातों के बाद अपन देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चलते हैं, 1930 के दौर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो क्या थी भाई नमक यात्रा? नमक यात्रा जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए करी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने जो है नमक पर कर लगा दिया था और नमक का उत्पादन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के हाथों में था। तो भाई ये तो गलत है कि नमक जैसी चीज जो एक आवश्यक चीज है, हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी उसका प्रयोग करते हैं और जरूरी ही है। उस नमक पर आप कर लगा रहे हो और नमक बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आप ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही सौंप रहे हो, तो ये गलत है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से यात्रा प्रारंभ करी थी, नमक यात्रा, साबरमती आश्रम से दांडी तक।
इसलिए उसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 दिनों की यात्रा में उन्होंने जो है कहां पहुंचे थे, दांडी पहुंचे थे और समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। उसके बाद इन आंदोलनों को लोगों ने कैसे लिया उसकी बात करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी उनकी बात अपन करेंगे। फिर अपन जानेंगे सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में। क्या था सामूहिक अपनेपन का भाव, किस तरीके से दिखाई देता है उसकी बात करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद जो अपनी आपकी क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागी, कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन किसी गतिविधियां भारत में राष्ट्रवाद की क्रांति के दौरान अपन को देखने को मिलती हैं, वो सारी बातें अपन जानने वाले हैं। तो भाई हो गई परिचय की बात। परिचय में अपन ने इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया, हल्का फुल्का नॉलेज हर एक टॉपिक के बारे में ले लिया। अब अपन इतने सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आ जाएं भाई देखें परिचय की अपन बात करें। देखें तो आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही, किसके साथ ही, आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय होता हमें दिखाई देता है। ठीक है, और भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जो है कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ आकर औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था। अब इस औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, तो जब कोई धनी संपन्न देश अपने से कमजोर देश पर और उस देश में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाओं को देखकर वहां की चीजों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता हो, वहां पर अपना शासन स्थापित करना चाहता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। तो भैया जो भारत में राष्ट्रवाद का आंदोलन था वो उपनिवेश विरोधी आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार ने जो हम पर औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखा है हम उसका विरोध करते हैं, हमें ये शासन मंजूर नहीं है और हम इस शासन का विरोध करते हुए अपनी आजादी की मांग करते हैं। ये बात थी भाई, शॉर्टकट सी बात कही जाए राष्ट्रवाद की तो ये जो मैंने 2 लाइन आपको बताई हैं इनमें राष्ट्रवाद का संपूर्ण भाव दिखाई देता है। अब देखें भैया, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग की बात आती है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था भैया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। कब से कब तक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ और प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो है पैदा कर दी थी। तो देखें इसको कि किस तरीके की स्थिति जो है प्रथम विश्व युद्ध ने पैदा करी थी। भाई प्रथम विश्व युद्ध जब चला था तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आ गया था, जन धन की हानि हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग घायल हुए थे, परिवार बर्बाद हो गए थे। ठीक है, तो भारत को भी भैया देखो, भारत में तो युद्ध नहीं हुआ था, भारत शामिल नहीं हुआ था, लेकिन भारत पर भी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था, पूरे विश्व में पड़ा था। तो भारत को युद्ध के दौरान, जब ये युद्ध चल रहा था तो भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, पहली बात देखें तो रक्षा खर्चे में वृद्धि हो गई थी। किसमें, रक्षा खर्चे में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाही को जबरन भर्ती किया गया था। जो ग्रामीण क्षेत्र थे उधर के लोगों को, सिपाहियों को जबरन सेना में भर्ती किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। तो भारत को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ये सारी बातें अपन को देखने को मिलती हैं। क्योंकि भारत पर किसका शासन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश मतलब यूरोपियन का शासन हुआ करता था। तो वो यहाँ के लोगों को यूरोप में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जबरन सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर कर देते थे। ठीक है, उसके बाद देखें तो 1918 और 1919 की बात करें तो 1918 और 1919 और 1920 और 1921 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल भी खराब हो गई थी उसी दौरान।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि किस तरीके की समस्याएं भारत की जनता उस दौरान जो है फेस कर रही थी। एक तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण समस्या आई थी, दूसरी भारत की ही फसल बर्बाद हो गई थी। 1918 से 1921 के दौरान भारत के कई हिस्सों की फसल बर्बाद हो गई। अब भैया जब फसल बर्बाद हो गई तो लोगों के पास खाने को फसल नहीं रहेगी, तो कीमतों में वृद्धि होगी, तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और युद्ध खत्म होने के बाद भी, जब युद्ध खत्म हो गया 1918 में, तब भी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। ठीक है, ये सारी मुश्किलें युद्ध के पश्चात भी तो देखने को मिलती हैं कि भैया जन धन की हानि हो चुकी है, पैसा नहीं बचा है, आर्थिक तंगी आ चुकी है, महामारियां फैल चुकी हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। युद्ध खत्म होने के बाद भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके बाद हम देखें सत्याग्रह के विचार के बारे में बात करें। सत्याग्रह का विचार क्या है? सत्याग्रह, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। तो सत्याग्रह किसकी देन है? सत्याग्रह किसका विचार है भैया? महात्मा गांधी का विचार है। तो देखें भैया, आप सत्याग्रह को समझने की कोशिश करिएगा। तो सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक तरीका है। औपनिवेशिक शासन यानी कि अंग्रेजों से लड़ने का एक तरीका है। और यह सत्याग्रह किसकी बात करता है? सत्याग्रह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण आंदोलन है, यानी कि आक्रमण नहीं करना है। औपनिवेशिक शासन का हम विरोध कर रहे हैं, हमें औपनिवेशिक शासन मंजूर नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए है। तो जो हम आंदोलन कर रहे हैं सत्याग्रह के माध्यम से, वो गैर आक्रामक है। हम आक्रमण की बात नहीं करते, हम युद्ध की बात नहीं करते, हम हिंसा की बात नहीं करते। तो गैर आक्रामक है और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। किसके खिलाफ? अत्याचार और अन्याय के खिलाफ। फिर देखें, सत्याग्रह का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना, और यह एक नैतिक चेतना है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक नैतिक चेतना है, ना कि निष्क्रिय प्रतिरोध है। एक नैतिक चेतना है, एक नैतिक कार्य हम करने जा रहे हैं, लोगों के मन में एक नैतिक चेतना जागृत करने जा रहे हैं सत्य के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से। अब देखें आगे, महात्मा गांधी ने 1915 में, महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत लौट के आए थे। कब आए थे भैया? 9 जनवरी 1915 को वापस लौट के आए थे। यहाँ पे आप जो है 9 ऐड कर लेना। 9 जनवरी 1915 में भारत लौट के आए थे, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष, एक फैक्ट यहाँ पे बताती हूँ, प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को एक लंबे प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वकालत करने गए थे वहां पे, ठीक है। और गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण जिला कहाँ है? बिहार में है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को लौटे। भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी वापस लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कितने वर्षों बाद लौटे थे? 21 वर्ष के बाद लौटे थे। तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में 1916, गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 और अहमदाबाद में कपास श्रमिकों के 1918 के बीच सत्याग्रह आंदोलन किए। जी हाँ, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था, पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण जिले में। चंपारण बिहार में है। क्यों हुआ था भैया चंपारण जिले में आंदोलन? वो इसलिए हुआ था क्योंकि बिहार के चंपारण में अंग्रेज क्या बोलते थे? किसानों से बोलते थे कि भैया नील की खेती करो। नील जो अपन कपड़े रंगते हैं, सफेद रंग के कपड़ों पे अपन नील करते हैं, ठीक है, तो नील की खेती करो, ठीक है। अब नील की खेती क्यों करो? क्योंकि अगर नील की खेती जिस जगह पर हो जाती थी, उस जगह पर दोबारा कोई और फसल नहीं उगाई जाती थी। गेहूं, चना, सोयाबीन, कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि वो जमीन खराब हो जाती थी, प्रदूषित हो जाती थी, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ नील की खेती ही हो पाती थी। तो अंग्रेज क्या कहते थे कि आपकी जमीन का जितना भाग है उसके 3/20 हिस्से पर नील की खेती होनी चाहिए। काय की खेती होनी चाहिए? नील की खेती होनी चाहिए और 3/20 हिस्से पर होनी चाहिए। तो इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था तिनकठिया पद्धति। क्या कहा जाता था? तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तो भैया किसान जो है नील की खेती करने से मना कर रहे थे क्योंकि उनको नुकसान था, उनकी भूमि खराब हो रही थी। अब गांधी जी लौटे तो उन्होंने देखा कि किसान परेशान हैं, तो किसानों की मदद करी, सत्याग्रह किया और चंपारण सत्याग्रह में वो सफल भी हुए। उसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन किया था 1917 में। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद में कपास मिल के जो मजदूर थे उनके लिए आंदोलन किया था। तो इस तरीके के आंदोलन जो है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग करके भारत में भी करे थे। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना हमें गांधी जी के समय से सत्याग्रह के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया था? रोलेट एक्ट 1919 में आया था। तो देखें इसको भी, क्या था रोलेट एक्ट? जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं, रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी? रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जितने भी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, इंडियन पॉलिटिशियन है, वो अपने अपने किनको रोक दें, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों को रोक दें। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी, गांधी जी एक के बाद एक सत्याग्रह करते जा रहे थे, राजनीतिक भारत के पॉलिटिशियन जो हैं जागरूक होते जा रहे थे और तेजी से काम करने लगे थे। तो सीधी सी बात है कि रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना चाहती थी और उसी रोक को लगाने के लिए संदेह के आधार पर किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी राजनीतिज्ञ को जो है गिरफ्तार कर लेती थी और उस पर कोई मुकदमा भी दायर नहीं हो सकता था। ठीक है, यानी कि रोलेट एक्ट एक तरीके से शक के आधार पर गिरफ्तार, कि रोलेट एक्ट के द्वारा शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, मुकदमा दायर नहीं किया जाता था। इस प्रकार से ये एक काला कानून के रूप में घोषित हुआ और इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। कैसा कानून था? काला कानून था, काला कानून के रूप में जाना गया था। और कैसा था भैया? बिना अपील, बिना वकील बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। ऑलराइट, क्लियर इतनी बात है? तो इस अधिनियम से सरकार को, इस अधिनियम से जो है, जो रोलेट एक्ट लेके आई थी, रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम 1919 लेके आई थी, अप्रैल में लेके आई थी। कब लेके आई थी? अप्रैल में लेके आई थी। तो इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल तक कैदियों पर बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो भैया काला कानून था, बिना दोष के दोषी आप बना रहे हो किसी व्यक्ति को और 2 साल तक जेल में बंद रख रहे हो, वो भी बिना मुकदमे का, तो काला कानून तो होगा ही। क्लियर हो गई बात? तो भैया सभी इसका विरोध कर रहे थे। फिर देखें, उसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में जो है भीड़ एकत्रित हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर वैशाखी का मेला लगा था। यानी कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, अपन सभी जानते हैं, वहां वैसाखी का मेला लगा था और एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। किस कानून को हमें नहीं मानना है। तो अब भाई जो ब्रिटिश सरकार का जनरल ओडायर हुआ करता था, जो जनरल था, उसने क्या किया? वो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में घुस गया। ठीक है, और
बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, और जितनी भीड़ वहां पे एकत्रित हुई थी, भारतीय जनता एकत्रित हुई थी, उस पर गोली चलाने के जो है आदेश दे दिए अपने सैनिकों को। तो भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और बाहर जाने के रास्ते बंद। आप देख रहे हो किस तरीके का भीषण नरसंहार हो रहा है, किस तरीके से लोगों पर बिना दोष के जबरन गोलियां चलाई जा रही हैं, जबरन अत्याचार किया जा रहा है। तो भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब जनता कहां जाए, जनता में भगदड़ मची है और जलियांवाला बाग में एक कुआं बना हुआ है, उसमें जनता अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़ी। कई सारे लोग तो सफोकेशन के कारण लोग मर गए उस कुएं में, और गोलियां अलग चली। अभी भी अगर आप कभी मौका मिले आपको जलियांवाला बाग में जाने का, अमृतसर में, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है, तो वहां आप देखेंगे कि वहां की दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान है। ठीक है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो इस 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग मैदान में, ये देखें आप, ये चित्र आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। जनरल डायर जो है हथियारबंद सैनिकों के साथ, किसके साथ, हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने के सारे रास्ते उसने बंद कर दिए। और इसके बाद डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग जो है मारे गए। क्या किया, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पर घुस गया और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और इसके बाद डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, जिससे सैकड़ों लोग जो है वहां पर मारे गए। उसके बाद देखें, खबर फैलते ही, जैसे ही खबर फैली कि भैया जलियांवाला बाग में इस तरीके का दुष्कृत्य किया गया है, भीषण नरसंहार किया गया है, सभा पर गोलियां चलाई गई हैं, दरवाजे बंद करके लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, तो जैसे ही एक खबर फैली, तो खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी। पंजाब कहाँ है, उत्तर भारत में ही है, तो उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे लोग। भीड़ क्रोधित हो गई और सरकार ने इसका जवाब भी पूरी क्रूरता के साथ दिया था। सरकार कहां मानने वाली थी, ब्रिटिश सरकार निर्दयी थी और अगर हम पर शासन कर रहे थे और हम पर शासन करके हमको ही दबाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बुरे तरीके से जालिमों की तरह मार रहे थे। अब देखें भाई, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं अपन, तो देखें भाई खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों, ठीक है, और भारत को क्या फायदा मिलता है। तुर्की के खलीफा हुआ करते थे, तुर्की के खलीफा से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है, तुर्की के खलीफा से जब उनके अधिकार छीन लिए गए तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। और इस खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था दो भाइयों ने, दो अली बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जिनके नाम है उन दो भाइयों के शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें जाना जाता है अली बंधु के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है दो भाइयों ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, जो कि अली बंधु थे। क्यों किया गया था, क्योंकि तुर्की के खलीफा को जो है, तुर्की के खलीफा से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। इस विरोध में खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। अब भैया गांधी जी ने देखा ये अवसर, कैसा अवसर कि खिलाफत आंदोलन हो रहा है, यानी कि यहां से हम अगर खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग देते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने में सफल हो जाएंगे। जितनी भारत की हिंदू और मुस्लिम जनता है वो एक हो जाएगी। और भाई जब भारत की पूरी जनता का सहयोग रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम आजादी को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, गांधी जी ने इसको अवसर के रूप में देखा कि खिलाफत आंदोलन में हमें सहायता करनी चाहिए ताकि हम हिंदू मुस्लिम एकता को बना के रख सकें और देश की आजादी एकता के साथ प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। जहां भीड़ एकत्रित होती है, जहां एकता दिखाई देती है, तो बड़े से बड़ा क्रूर शासन भी भाग खड़ा होता है। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, दो अली बंधुओं ने किया था। दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो देखें भाई आगे, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में
कब? खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में, कहां पर? बॉम्बे में जो है खिलाफत समिति की जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था। क्लियर हो गई बात? ये बात हुई भाई थोड़ी सी खिलाफत आंदोलन की, यानी कि बीच बीच में जितनी भी बातें आज आती जा रही हैं वो सारी आपको भारत में राष्ट्रवाद के दौरान जो भी हुआ है वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब देखें भाई आगे तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया था। गांधी जी ने, जो कांग्रेस हुआ करती थी उस समय, कांग्रेस का गठन कब हुआ था भैया? कमेंट करके बताना है। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए भी राजी कर लिया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने के द्वारा ही गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करना चाहते थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया और स्वराज के लिए, मतलब हमारे खुद का राज, स्वराज, स्व का मतलब क्या होता है? स्वराज का अर्थ समझने की कोशिश करना। स्व मतलब अपना, राज मतलब राज्य। ठीक है, तो गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया। खिलाफत आंदोलन के लिए भी राजी कर लिया और असहयोग अभियान के लिए भी गांधी जी ने कांग्रेस को राजी कर लिया। आगे देखें, दिसंबर 1920 में, कब? दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर जो है लगा दी गई। क्लियर? तो ये बात हो जाती है। अब देखें असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की बात करते हैं, किस तरीके से हमें असहयोग आंदोलन का जो है स्वरूप दिखाई देता है। तो देखिएगा, असहयोग जो है, असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। अब अलग अलग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की बात करें तो शहरों में उस आंदोलन का स्वरूप हमें किस तरीके से दिखाई देता है? तो शहरों में इस आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग ने करी, शहरी मध्यम शिक्षित वर्ग ने करी, एक उदार वर्ग ने करी, जो पढ़ा लिखा था, चीजों को समझता था और किस तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए उन बातों को जानता था। ठीक है, तो शहरों में आंदोलन की बात करें तो देखें, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ होती है। ठीक है, शहरों में आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ होती है। आगे देखें तो विद्यार्थियों ने जो है स्कूल कॉलेज, शिक्षकों ने अपनी नौकरी, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षकों ने अपनी नौकरी तथा वकीलों ने मुकदमा लड़ने का बहिष्कार किया और आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग शब्द का अर्थ क्या समझ में आता है? ध्यान से समझना भैया, असहयोग दो शब्द से मिलकर बना है, असहयोग। ठीक है, इन दो शब्दों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन सहयोग शब्द पर ध्यान देते हैं। गांधी जी क्या कहते थे कि ब्रिटिश सरकार अपने यहां क्यों है, ब्रिटिश शासन यहां पर स्थापित क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता उसका सहयोग कर रही है। जी हां, भारतीय जनता उनके द्वारा बनाए हुए कपड़ों का प्रयोग कर रही है, भारतीय जनता उनके द्वारा खोले गए विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रही है, भारतीय जनता उनके अस्पतालों का प्रयोग कर रही है, उनकी सरकारी इमारतों का प्रयोग कर रही है, शिक्षित जो यहाँ के शिक्षक है वो उनके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो हम उनके कपड़ों का बहिष्कार करें, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उनके विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करें, उनके अस्पतालों का बहिष्कार करें, उनकी शराब की दुकानों का बहिष्कार करें। यानी कि अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन कैसे चलेगा? हम उनकी वस्तुएं प्रयोग नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेंगे? वो कितने दिन टिक पाएंगे यहां पर? यानी कि हमें उनका विरोध करना है। क्लियर हो गई बात? तो असहयोग का मतलब क्या था? असहयोग का मतलब था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, इसलिए विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, शिक्षकों ने अपनी नौकरी और वकीलों ने मुकदमा लड़ने का बहिष्कार किया और आगे जाके आंदोलन में जो है ये सब शामिल हो गए। अब देखें और आगे विरोध किस किस तरीके से होता है। तो देखें प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया था। जी हां, प्रांतों में परिषद में होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया।
विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का, शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों के सामने भारतीय महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस तरीके के तमाम प्रयास असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए थे। यानी कि गांधी जी क्या बात कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, और हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे यानी कि उनका असहयोग करेंगे तो वो कैसे, कितने दिन टिक पाएंगे, इस तरीके की बात करी थी। ठीक है, अब देखें अगली बात आती है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की। आंदोलन के भीतर शहरी इलाकों की बात करी कि शहरी इलाकों में किस तरीके का विद्रोह था, अब ग्रामीण इलाकों में किस तरीके का विद्रोह देखने को मिलता है। तो देखें, किसानों और आदिवासियों का संघर्ष धीरे धीरे हिंसक होता गया। किसानों का संघर्ष, आदिवासियों का संघर्ष जो है धीरे धीरे हिंसक होता गया ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, किसान और आदिवासी सब संघर्ष कर रहे थे। अवध में किसान आंदोलन चलाया गया भाई, अवध में, अयोध्या की बात हो रही है भाई साहब, तो अवध में किसान आंदोलन चलाया गया। और किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था वहां पर? किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। इनका नाम आपको याद हो जाएगा, अवध की बात है और नाम है रामचंद्र, तो याद तो हो ही जाएगा। आपसे पूछा जाए कि अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आप बता देंगे बाबा रामचंद्र ने। ठीक है तो अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। जमींदारों और तालुकेदारों के खिलाफ किया था। किनके खिलाफ किया था बाबा रामचंद्र ने आंदोलन? वो किया था जमींदारों और तालुकेदारों के खिलाफ किया था। और अवध किसान सभा की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी। तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाहरलाल नेहरू, ध्यान से सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में की गई थी। एक सवाल यहां से भी बन सकता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसके, कब की गई थी? 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा। अब देखें, आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का आंदोलन देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन के दौरान की ही बातें हैं, अलग अलग जगह किन किन रूपों में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का आंदोलन देखें भैया, तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में, गुडेम पहाड़ियां कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू, भैया याद रखना है, नाम याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। उसके बाद देखें तो विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले करे। ठीक है, और राजू को यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। यानी कि भारत के तमाम हिस्सों में हमें असहयोग आंदोलन का स्वरूप जो है दिखाई ही देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है असहयोग आंदोलन चलता रहा। और 1922 में एक घटना घटती है मित्रों, 1922 में एक घटना घटती है, चौरी चौरा आंदोलन। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा नामक जगह पर जो है भारतीय जनता ने गुस्से में आकर के वहां की पुलिस चौकी में आग लगा दी। गांधी जी इससे भैया बहुत ही परेशान हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी किस पे काम कर रहे थे? गांधी जी काम कर रहे थे अहिंसा पे, सत्याग्रह पे, और जनता ने क्रोधित होकर हिंसा का काम कर दिया। ठीक है, पुलिस चौकी में आग लगा दी, कई सारे लोग मारे गए थे उसमें। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर इस तरीके से असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। फिर बात करें बागानों में स्वराज की, किसकी बात करें? बागानों में स्वराज की बात करें तो बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? बागान में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था? उनके लिए स्वराज का अर्थ था चार दीवारों से बाहर स्वतंत्र रूप से आवाजाही। क्योंकि उनको बागानों में चार दीवारों के अंदर ही बाहर रखा जाता था। तो उनके लिए तो आजादी का मतलब भाई यही था कि हम इस चार दीवारी के बाहर आसानी से आ जा सकें। स्वराज का मतलब उनके लिए ये नहीं था कि भैया हमारा देश आजाद हो जाएगा, क्योंकि जो दुनिया ही ना देख पाए, बाहर की गतिविधियां ही ना देख पाए। असम के बागान में जो काम करने वाले मजदूर थे, तो असम बागान के मालिकों ने उनको इस तरीके से बंदी बना के रखा था और अंदर ही अंदर काम करवाते थे कि बाहर की दुनिया देखते ही नहीं थे। चार दीवार के बाहर उनका कोई रोल ही नहीं था, दुनिया ही नहीं थी।
तो बागान श्रमिकों के लिए क्या अर्थ था स्वराज का? उनके लिए अर्थ था चार दीवारियों से बाहर स्वतंत्र रूप से हम आ जा पाए, बस इतना मतलब था। तो उन्होंने, अब देखें भैया, 1858 के अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम का विरोध किया, जिसमें उन्हें बिना अनुमति के बागवानों से बाहर जाने रोका जाता था। 1859 में एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, उसमें क्या बात कही गई थी? वो एक्ट था अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम, यानी कि बिना अनुमति के आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो उन्होंने 1859 में जो अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम आया था उसका विरोध किया कि हमें अनुमति के साथ बाहर आने जाने का मौका मिलना चाहिए, मतलब बिना अनुमति के बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए, हमें यहां से छुट्टी चाहिए। जबकि नियम में क्या था कि बिना अनुमति के बागवानों से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक समूह ने स्वराज शब्द की व्याख्या अपने तरीके से करी थी। भाई जो बागान में एकदम कैद हो तो उनके लिए क्या चाहिए भैया? अगर कोई कैदी जेल में बंद हो तो उसके लिए क्या चाहिए कि इस जेल से मैं बाहर आ जाऊं, बस, है ना, फिर बाकी की दुनिया में देख लूंगा। तो उनके लिए भी क्या मतलब था? बागानों में जो मजदूर काम करते थे और वहीं पर कहते कि इन चार दीवारी के बाहर हम जा पाए। तो अलग अलग लोगों ने, मतलब जिसकी जो परेशानी थी, जिस चीज से जो पीड़ित थे, दुखी थे, उस चीज से मुक्ति को ही वो स्वराज समझते थे। तो इसीलिए प्रत्येक समूह ने स्वराज शब्द की व्याख्या जो है अपने अपने तरीके से करी थी। अब आगे देखें, सविनय अवज्ञा की ओर अब अपन चलते हैं। तो देखें भैया, सविनय अवज्ञा की ओर चलने पर हमें क्या बातें देखने को मिलती हैं। तो देखें, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में, कब? महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने का फैसला कर लिया। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन अब हमें वापस लेना है। क्यों? मैंने अभी घटना बताई थी, कौन सी घटना बताई थी? चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड मैंने बताया था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ये जगह कहां पर है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में ये जगह स्थित है, यूपी में स्थित है। तो वहां क्या हुआ था? भारतीय जनता ने जो है गुस्से में आकर वहां की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, और अंग्रेज पुलिस जो वहां पर बैठी थी, जो वहां पर तैनात रहती थी, वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी भैया इस घटना से दुखी हुए कि हम अहिंसा की बात करते हैं और जनता ने हिंसा का काम किया है। इस तरीके से आजादी हमें नहीं चाहिए, ये गलत है, ये अन्याय है। ठीक है, तो गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर देखें, आगे की बात करें तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया ये। ठीक है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, किन्ने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब देखें आगे की बात सुने, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला। किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने, उस समय के युवा नेता हुआ करते थे, तो उन युवा नेताओं ने ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला कि हमें उग्र जन आंदोलन करना पड़ेगा, अंग्रेजों पर पूर्ण स्वतंत्रता का दबाव डालना होगा, तभी हमें आजादी जो है मिल पाएगी। उसके बाद देखें 1920 के बाद भारतीय राजनीति को दिशा निर्धारित करने वाले कारण। 1920 के बाद भारतीय राजनीति की दिशा किस प्रकार से जाती है, उस दिशा को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारण हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखें भाई, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, क्या बात कही जा रही है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है। तो देखें 1930 के बाद, कब? 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग गिरी। 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात जो है कम होने लगा। ठीक है, कृषि उत्पादों की मांग गिर गई है, निर्यात दूसरे देशों में कम होने लगा है।
क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर था, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण आई थी, फसलों के खराब होने के कारण आई थी, महामारी के कारण आई थी। तो 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग गिर गई, निर्यात कम होने लगा, जिससे कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट भी आई। तो कृषि उत्पाद जो है बाहर नहीं जा रहे थे, यहीं पर थे, ज्यादा मात्रा में थे, तो ज्यादा माल रहेगा तो कीमतें जो है उसकी गिर जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, साइमन कमीशन। भैया 1928 साइमन कमीशन की बात हो रही है। कब आया था भारत साइमन कमीशन? 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था भैया? साइमन कमीशन आया था भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए आया था कि भारत का संविधान किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, इसलिए आया था। अब देखें भैया, साइमन कमीशन आया था तो क्या क्या हुआ था, तो देखें भैया, साइमन कमीशन, इस आयोग का गठन ब्रिटेन की टोरी सरकार के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था साइमन कमीशन का गठन? ब्रिटेन की टोरी सरकार के द्वारा राष्ट्रवादियों की मांगों पर विचार करने, यानी कि भारत के जो राष्ट्रवादी थे, जो अपनी मांगे कर रहे थे, उनकी मांगों पर विचार करने और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा किया गया था, भारत के राष्ट्रवादियों की मांग पर विचार करने के लिए और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना और सुझाव देने के लिए किया गया था। कब किया गया था भैया? यह आयोग आया 1928 में। कहाँ? भारत आया। ठीक है, और कांग्रेस ने जो है इस आयोग का विरोध किया था। क्यों किया था भैया विरोध? क्योंकि साइमन कमीशन आया किस लिए था? भारत के राष्ट्रवादियों की मांगों पर विचार करने और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने। अब भारत के लिए आया है, ठीक है, और उसमें भारत का एक भी सदस्य शामिल नहीं था, यानी कि भारतीय सदस्यों को उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी साइमन कमीशन में, साइमन आयोग में। तो भाई कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी कि हमारे सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए। अब भारत के संविधान की बात करने आए हैं, हमारी मांगों पर विचार करने आए हैं, और इस कमीशन में अगर हमारा ही सदस्य नहीं है तो किस काम का ये कमीशन? हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर में एक अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर में एक अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया जाता है। और उसके पहले जो साइमन कमीशन की बात हुई थी, तो साइमन कमीशन के विरोध में जो कांग्रेस विरोध कर रही थी और सभी लोग नारे लगा रहे थे, जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया था सभी लोग नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक। क्या नारे लगा रहे थे भैया? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का मतलब क्या होता है? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरीके के जो है नारे लगाए जा रहे थे। तो इस तरीके से साइमन कमीशन की बातों को नहीं माना गया। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है दिसंबर 1929 में, कब? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया था। तो बात करें कब की? 1929 की। सवाल पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप कब दिया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब आई थी? 1929 में आई थी। किसके द्वारा आई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आई थी। कहाँ आई थी? लाहौर अधिवेशन के दौरान आई थी। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1929 में, और पूर्ण स्वराज की मांग को जो है औपचारिक रूप दे दिया गया था। ये बात हो गई भाई साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज की। अब बात करते हैं अपन नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किसकी? नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो देखें, गांधी जी ने नमक को ऐसे माध्यम के रूप में चुना जो राष्ट्र को एकजुट कर सके।
गांधी जी ने नमक को किस माध्यम के रूप में चुना? गांधी जी ने नमक को ऐसे माध्यम के रूप में चुना जो पूरे राष्ट्र को एकजुट कर सके, क्योंकि नमक जो है समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब भाई नमक आंदोलन था क्या, उसको समझने की कोशिश करना। तो भैया ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा दिया गया था। आप सोचिए, नमक जैसी वस्तु जिसका सब प्रयोग करते हैं, कोई भी हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, नमक चाहिए, ठीक है, नमक के बिना कुछ नहीं होता है। नमक पर कर लगा दिया, और नमक बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? ब्रिटिश सरकार को था भैया, ठीक है, कि नमक जो है ब्रिटिश सरकार ही बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा, और उस पर भी कर लगा दिया। तो भैया इसका विरोध तो होगा ही। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने क्या किया? नमक यात्रा निकाली। कैसी यात्रा निकाली नमक यात्रा? तो 6 मार्च 1930 को। कितनी तारीख थी वो? 6 मार्च 1930 की तारीख थी। 6 मार्च 1930 को कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी तक, ठीक है, साबरमती से कहां तक? दांडी तक। और ये यात्रा कब तक हुई? ये यात्रा होती है 12 अप्रैल 1930 तक। कितने दिन की यात्रा होती है? 24 दिन की यात्रा होती है। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती से 6 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ करी। 24 दिन बाद गुजरात के दांडी में पहुंचकर 12 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ डाला, ठीक है। तो अब आगे देखें भैया, नमक यात्रा की बात चल रही थी, तो नमक या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी, ठीक है। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के एक गांव दांडी पहुंचे, और वहां समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और इस तरह उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और यहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया, ठीक है। और यह असहयोग आंदोलन से अलग था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो जो है असहयोग आंदोलन से अलग था। कैसे अलग था? तो ये असहयोग आंदोलन से अलग था क्योंकि लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने, असहयोग आंदोलन में क्या बात कही गई थी कि आपको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो यह असहयोग आंदोलन से इस प्रकार से अलग था क्योंकि लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया कि औपनिवेशिक शासन ने, ब्रिटिश शासन ने जितने भी कानून बनाए हैं आपको उनका उल्लंघन करना है। सिर्फ उनका सहयोग ही नहीं करना, उनके कानूनों का उल्लंघन भी करना है। फिर देखें भैया क्या क्या शामिल था उसमें। देखें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, करों का भुगतान ना करना, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया। जो भी ब्रिटिश सरकार ने कर लगाए हैं उन करों को ना देना, उन करों का भुगतान ना करना, वन कानून को तोड़ना, इसकी प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर दमन की नीति को अपनाया। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया? क्रूर दमन की नीति अपनाई, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी और नेहरू समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा, जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे फिर तो ये आम जनता है क्या ही कर लेगी, है ना। आंदोलन तो बड़े नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और नेहरू समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी ने जो है फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये बात होती है भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब बात करते हैं हम गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। रट लो, दिमाग में एकदम फिट कर लो ये तारीख। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं।
ठीक है, राष्ट्रवाद की दौड़ में अगली बात अपनी होती है गांधी इरविन समझौता की। तो गांधी जी ने कब, गांधी इरविन के बीच समझौता कब होता है? तारीख थी 5 मार्च 1931 की। तो गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे। उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन यहाँ का वायसराय था। तो गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे और गांधी जी दिसंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे भैया। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन की बात आती है तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी दी जाती है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था दिसंबर 1930 में, या फिर ये हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर में, ठीक है, और पहला हुआ था सितंबर, हाँ, सितंबर 1930, दिसंबर 1931 और सितंबर 1932, ठीक है। इस तरीके से सितंबर, दिसंबर, सितंबर 1930, 31 और 32 में हुए थे, ठीक है। तो कितने सम्मेलन हुए थे? 1, 2, 3 सम्मेलन हुए थे। और गांधी जी ने किस में भाग लिया था? दूसरे में भाग लिया था गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने भाग लिया था। और ये कहाँ हुआ करते थे? लंदन में ही हुआ करते थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वो थे बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। और गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, लेकिन वार्ता विफल होने के कारण, यानी कि अंग्रेजों के बीच और गांधी जी के बीच बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, उसके कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा था। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति मंद पड़ने लगी थी। गांधी जी ने फिर 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे दिसंबर 1931 को, तो निराशा मिली, गोलमेज सम्मेलन में जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में फिर से शुरू किया, लेकिन 1934 तक आते आते जो है ये आंदोलन भी धीमा हो गया। अब देखें भाई, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, लोगों ने इन आंदोलनों को कैसे लिया, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन संपन्न किसानों की बात करते हैं कि संपन्न किसानों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, किस तरीके से इस आंदोलन के स्वरूप को संपन्न किसानों ने समझा। तो देखें भाई, क्या बात सुनने को मिलती है कि अंग्रेजों ने जब राजस्व कर कम करने से इनकार कर दिया, कि अंग्रेज जो रेवेन्यू लेते थे, राजस्व कर लेते थे, उसको कम करने से मना कर दिया, तो अमीर किसान ने क्या किया? अमीर किसान समुदाय भी अपने आंदोलन में जो है, अमीर किसान समुदाय भी आंदोलन में सम्मिलित हो गए, ठीक है। और राजस्व दर घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, तो इन्हें निराशा हुई, ठीक है। राजस्व दर घटाए बिना जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो इन संपन्न किसानों को भैया निराशा हुई। और जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने इस सम्मेलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोबारा शुरू हुआ था उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहला जो आंदोलन हुआ है, जो मांगे हमने करी हैं, ब्रिटिश सरकार ने वो मांगे हमारी मानी नहीं है, तो हम कैसे दोबारा भाग लें? दोबारा भाग लेने का मतलब क्या है? जब अंग्रेजों को हमारी बातें माननी ही नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई। अब गरीब किसानों ने किस तरीके से इस आंदोलन को लिया, उसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। तो गरीब किसान चाहते थे कि उन्हें जमीन का भाड़ा माफ कर दिया जाए। गरीब किसान क्या चाहते थे? कि जमीन का भाड़ा माफ कर दिया जाए, यानी कि किराए की जमीन पर वो खेती करते हैं तो जमीन का किराया माफ कर दिया जाए। और अमीर किसानों, आगे सुनिएगा, अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी,
किससे? अमीर किसान और जमींदार इनके आंदोलनों से नाराज थे, तो अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस ने जो है भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। यानी कि गरीब किसान ने जो भाड़ा विरोधी आंदोलन चलाया था कि हमारी जमीनों का किराया माफ कर दिया जाए, तो उससे अमीर किसान और जमींदार नाराज ना हो, इस डर से कांग्रेस ने भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो ये बात अपन ने देख ली। अब बात करते हैं व्यवसायी वर्ग की, कि व्यवसायी वर्ग ने इस आंदोलन को किस तरीके से लिया। व्यवसायी वर्ग की बात करें तो देखें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुनाफे में भारी कमी आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुनाफे में भारी कमी आई और ये विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ जो है सुरक्षा चाहते थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यवसायियों के मुनाफे में कमी आई, ठीक है, और ये विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे कि विदेश से किसी भी वस्तु का आयात भारत में नहीं होना चाहिए। अगर विदेश से वस्तु आ रही है तो हमारी वस्तु कहां बिकेगी, कौन लेगा? ठीक है, तो विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ व्यवसायी वर्ग सुरक्षा चाहते थे। और देखें भाई आगे, एक बात हो गई, दूसरी बात देखें, उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार। किसका? उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार। लंबे समय तक व्यापारिक व्यवधानों की चिंता, व्यापार में जो लंबे समय से व्यवधान आ रहे थे, जो रुकावट आ रही थी, उसकी चिंता, और युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव। जी हाँ, जो यंग लोगों की कांग्रेस थी जिसमें युवा वर्ग शामिल था, तो युवा कांग्रेस के बीच जो समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, उसने इन्हें आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि व्यवसायी वर्ग जो है प्रथम विश्व युद्ध से परेशान था, विदेशी वस्तुओं के आयात से परेशान था और उनकी कमाई हो नहीं पा रही थी। महिलाओं ने इस आंदोलन को कैसे लिया? महिलाओं की बात करें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिलाएं भी जो है जुलूस का हिस्सा बनी। ठीक है, महिलाएं भी जुलूस का हिस्सा बनी, नमक बनाया और शराब की दुकानों के सामने धरने में शामिल हुई। महिलाएं भी इस जुलूस का हिस्सा बनी, महिलाओं ने नमक बनाया और शराब की दुकान के सामने धरने में शामिल हुई। फिर देखें, कांग्रेस महिलाओं को संगठन के भीतर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण पद देने के पक्ष में नहीं था। भैया, महिलाओं ने शुरू में खूब इसका साथ दिया, आंदोलनों का साथ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाएं जुलूस का हिस्सा बनी, नमक यात्रा के दौरान महिलाओं ने नमक बनाया, नमक यात्रा में भाग लिया, दांडी यात्रा में भाग लिया, शराब की दुकानों के सामने धरने में शामिल हुई। मतलब महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी के बावजूद भी कांग्रेस ने महिलाओं को कांग्रेस में भागीदारी नहीं दी। ठीक है, राजनीतिक पद में भागीदारी नहीं दी, महत्वपूर्ण पद में भागीदारी नहीं दी। तो महिलाओं ने कहा कि जब हम अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन हमारे योगदान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यहाँ योगदान स्वीकार ना किए जाने से क्या मतलब है कि हमें महत्वपूर्ण पदों पर हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा है, तो भाई हम आंदोलन में शरीक क्यों हो, हम आंदोलन में शामिल क्यों हो? तो यानी कि अलग अलग वर्गों का अलग अलग रवैया था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन से जो है उसमें शामिल होने से खुद को रोक रहे थे। और इसीलिए जब गांधी जी ने 1932 में 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे और उसमें असफलता मिली, 1932 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया, तो उस आंदोलन में सबकी भागीदारी नहीं दिखाई दी, इसलिए 1934 तक आते आते ये आंदोलन जो है धीमा पड़ गया। तो इस तरीके से भैया कहानी होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब अपन जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में। तो देखें, दलितों या अछूतों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। दलित और अछूत वर्ग ने जो है आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और उन्होंने सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करी थी। उन्होंने क्या कहा था कि दलितों के लिए अलग से कांग्रेस में सीटों का आरक्षण होना चाहिए और अलग निर्वाचन क्षेत्र भी हमारे लिए होना चाहिए। तो देखें भैया, दलितों के नेता कौन हुआ करते थे? दलितों के नेता हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में एक संस्था बनाई। ठीक है भैया, नाम याद रखना है इस संस्था का और किसने बनाई वो भी याद रखना है। तो एक संस्था बनाई जिसका नाम था दलित वर्ग एसोसिएशन। अगर आपसे पूछा जाए कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी थी डॉक्टर BR अंबेडकर ने। कब करी थी? 1930 में करी थी।
और गांधी जी का जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जो है काफी विवाद भी हुआ था। तो इस तरीके से हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो देखें भैया गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, किन किन के बीच? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच 1932 में, कब? 1932 में जो है पूना पैक्ट पर सहमति बनी। किस पर सहमति बनी? पूना पैक्ट पर सहमति बनी। अब आपसे पूछा जाए पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, किसके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। तो प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई, यानी कि दलितों को जो समझौता हुआ गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच, उन्होंने उसमें समझौते में क्या बात कही गई कि प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, अलग से निर्वाचन क्षेत्र जो है नहीं दिए गए थे। दूसरी बात फिर देखें, मुस्लिम लीग के नेता एम ए जिन्ना, एम ए का फुल फॉर्म क्या है भैया? इधर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के नेता कौन हुआ करते थे? इसका नाम याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे, ठीक है। और मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, और इसी वजह से, यानी कि इन सब कारणों के चलते जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 तक आते आते धीमा पड़ गया था। तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की हमें समाप्ति दिखाई देती है। अब देखें, सामूहिक अपनेपन की भावना के बारे में जानते हैं। तो सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। जी हाँ, जो कई सारे संघर्ष चल रहे थे जिसमें पूरे देश की जनता, भारत की जनता, पूरे भारतवासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। तो उन्हीं संघर्षों में भाग लेने के चलते सभी लोगों के मन में सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत हुई थी। उसके बाद देखें, इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। क्या बात हो रही है? इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत और चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान दिया था। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में, राष्ट्रवाद की भावना हर एक व्यक्ति के मन में जागृत करने के लिए किन चीजों का सहारा लिया गया था? तो बात करें इतिहास और साहित्य की, लोक कथाओं और गीत की, चित्र और प्रतीकों की, इन सब का सहारा लिया गया था। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाओं के माध्यम से हर व्यक्ति तक उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में, उन तक राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया गया था। फिर देखें अगली बात क्या जानने को मिलती है। 1931 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, ठीक है। और यह तिरंगा जो गांधी जी ने 1921 में स्वराज का झंडा तैयार किया था, वो तिरंगा लाल, हरा और सफेद था। कैसा था? लाल, हरा और सफेद था, और जिसके मध्य में क्या था? गांधीवादी चरखा था। लाल था, हरा था और सफेद था, और उसके बीच में गांधीवादी चरखा था, जो चरखा गांधी जी चलाया करते थे, जिस चरखे से वो कपड़ा बनाया करते थे, जिस चरखे से वो खादी के कपड़े खुद के लिए बनाया करते थे। अब देखें भाई, निष्कर्ष क्या निकल के आता है? तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था भारतीयों के मन में, विभिन्न भारतीय समूहों में, विभिन्न भारतीय वर्गों में, जो कि भारतीयों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। जी हाँ, उस समय एकता की भावना जागृत हुई थी, सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत हुई थी, यानी कि सभी भारतीय एक होकर आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। आगे देखें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया।
क्या बात कही गई है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। आगे देखें, उन्होंने आंदोलन के जरिए, ठीक है, उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, गांधी जी ने और कांग्रेस ने। लेकिन जैसा कि हमने देखा इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। सबकी अलग अलग आकांक्षाएं थी, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं थी। उसके बाद देखें, उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, ठीक है, उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, यानी कि बहुत ज्यादा थी और बड़ी बड़ी शिकायतें थी। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति यानी कि अंग्रेजों के शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ हुआ करता था। आगे देखें, कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया। क्या बात कही गई है? कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए। ठीक है, हर एक की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया, हर एक के विभेदों को, यानी कि जिसके मन में जो भी था उसको हल करने का प्रयास किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण जो है दूसरा समूह दूर ना चला जाए। उसके बाद देखें, यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। ठीक है, और कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण भी आ जाते थे, क्योंकि उनमें बीच बीच में विभेद उत्पन्न हो जाता था। सभी की आजादी की लड़ाई अलग अलग हुआ करती थी। देश को आजाद कराना तो ठीक है, लेकिन सबकी आजादी के मायने, सबके स्वराज के मायने अलग अलग हुआ करते थे। और संक्षेप में बात करें तो संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का पुंज था। जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का पुंज था। ऐसा नहीं था कितने सारे विभेद थे तो आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था, सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था। आजादी की लड़ाई, राष्ट्रवाद की लड़ाई कई सारी आवाजों के साथ गूंज रही थी, कई सारी आवाजों का पुंज, यानी कि कई सारी आवाजों का समूह था। आगे की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन अपने सामने आता है, जो आता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बातें हुई हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, तो देखते हैं, इसको भी जानते हैं। तो क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, क्रिप्स मिशन, इन सब ने, क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया था, भारत आया था, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव 1939 से 1945 तक चला था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया, बहुत बड़े असंतोष को जन्म दिया, और इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। कौन सा आंदोलन था वो आंदोलन था जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। नाम से ही स्पष्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों से सीधा कहा जा रहा था कि आपको भारत छोड़ना ही है। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने जो है ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, और जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग करी गई। तो 14 जुलाई 1942 को, तारीख क्या थी, 14 जुलाई 1942, कहां पर, वर्धा में। तो अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की जो है मांग करी गई।
उसके बाद देखें 8 अगस्त 1942 को बंबई में, कहां पर, 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। अहिंसक जन संघर्ष होगा लेकिन अहिंसक होगा, हिंसा नहीं होगी। तारीख थी 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया और भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक अहिंसक आंदोलन के रूप में पूरे भारत में जाना गया। उसके बाद देखें तो इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण दिया था। जी हां, करो या मरो, ठीक है, या तो आजादी के लिए लड़ाई लड़ो या फिर मरो, सीधी सी बात थी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप्प कर दिया और लोग स्वतः ही आंदोलन में जो है कूद पड़े। आगे देखें, लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस भी निकाले। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, यानी कि कौन कौन सी गतिविधियां हुई, तो देखें कि लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए और जुलूस भी निकाले। आगे देखें, यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। यह आंदोलन कैसा था? वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। जन आंदोलन था यानी कि हर एक व्यक्ति ने, हर एक लोग ने भाग लिया था। छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, सब हजारों साधारण जनता ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद देखें तो इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। जनता के अलावा, आम जनता के अलावा, साधारण जनता के अलावा भी नेताओं की भागीदारी भी देखी गई, जिसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, अरुणा आसफ अली थी, राम मनोहर लोहिया थे और बहुत सारी महिलाएं भी थीं, जैसे बंगाल से मातांगनी हजारा जी, ठीक है, असम से कनक लता बरुआ जी और उड़ीसा से रमा देवी जैसी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे की बात देखें तो अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था। ये जो आंदोलन है, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज पीछे थे, अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने में लगे हुए थे, लेकिन इस आंदोलन, ये इतना भीषण आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन था कि अंग्रेजों को भी इस आंदोलन को खत्म करने में, दबाने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय जो है लग गया था। और इस तरीके से बात होती है अपनी पूरी भारत में राष्ट्रवाद की। तो भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत अपन ने कई सारे आंदोलनों के बारे में जाना, कई सारी लड़ाइयों के बारे में जाना। तो भारत में राष्ट्रवाद की कहानी कुछ इस तरीके से होती है और पूरी कहानी अब आपके हवाले। उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। भारत को आज़ादी किन कठिन परिस्थितियों के द्वारा मिली थी, कितने संघर्षों के द्वारा मिली थी, कितने लोगों के बलिदान के द्वारा मिली थी, ये बात आपके जहन में बैठ गई होगी। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी और ये भी उम्मीद है कि आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश प्रेम की भावना और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। और मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, दोनों चीज़ें आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज भी हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड और स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTS और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।